हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जो कि होगा कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू इवेल्युएट। ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। या ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टिंग एसेट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू इवेल्युएट। तो जो टेक्निक्स होता है कैपिटल बजटिंग का, वो किस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए अप्लाई किया जाता है? मीन्स कैपिटल बजटिंग से हम लोग किस चीज़ को इवेल्युएट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, या इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टिंग एसेट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। तो जो टेक्निक्स होता है कैपिटल बजटिंग का, वो इवेल्युएट करता है फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट को। बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का हम लोग के पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग का। और इन ऑप्शन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग उसके बाद में इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो फिर मतलब सिंपल वर्ड्स में समझिए कि कैपिटल बजटिंग के थ्रू ही हम लोग बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? ऑप्शन नंबर ए, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। ऑप्शन नंबर बी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ऑप्शन नंबर डी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज़ द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा इशू है जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, जब हम लोग डिबेंचर को पार में इशू करेंगे तब, या फिर जब हम लोग डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे तब, या प्रीमियम पे इशू करेंगे डिबेंचर को तब, या हम लोग जब डिबेंचर को इशू करेंगे डिस्काउंट पे और रिडीम करेंगे प्रीमियम पे तब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे ज़्यादा कॉस्टली है? सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो फाइनेंस का सोर्स है वो ऑप्शन नंबर डी, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये क्या है? सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। ऐसा सिचुएशन में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर को इशू करते हैं जो कि फेस वैल्यू के प्राइस से कम होता है। फेस वैल्यू का जो प्राइस होता है उससे कम प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, उसको इशू करते हैं। क्या करते हैं? फेस वैल्यू का जो प्राइस होता है उससे कम प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है, 12 है, और हम लोग इसको इशू कितना में कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 10 में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी फेस वैल्यू है उससे कम में हम लोग डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उसको रिडीम करते हैं फेस वैल्यू से ज़्यादा। यानी कि फिर रिडीम हम लोग कितना में कर रहे हैं, सपोज कीजिए, तो रिडीम हम लोग कर देते हैं 14 में। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, IRR टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेंचर कैपिटल बजटिंग। IRR टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर, तो जो IRR टेक्निक है वो किस लिए यूज्ड होता है? डिविडेंड डिसीजन के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, वेंचर के लिए, या कैपिटल बजटिंग के लिए? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर IRR टेक्निक होता क्या है। तो IRR का फुल फॉर्म क्या है? तो IRR का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये टेक्निक यूज़ किया जाता है कैपिटल बजटिंग के लिए। क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है? कैपिटल बजटिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो IRR टेक्निक को हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं? तो यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग के लिए, और जो कि क्या करता है? इवेल्युएट करता है बिजनेस के प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट? ऑप्शन नंबर ए मटेरियल बजट, ऑप्शन नंबर बी लेबर बजट, ऑप्शन नंबर सी कैश बजट, या ऑप्शन नंबर डी प्लांट बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट? तो इसमें से कौन सा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का पार्ट नहीं होता है? मटेरियल बजट, लेबर बजट, कैश बजट, या फिर प्लांट बजट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या क्या चीज़ पार्ट होता है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो क्या क्या पार्ट होता है प्रोडक्शन बजट का? तो उसमें आ जाता है आप लोगों का मटेरियल बजट होता है, लेबर बजट होता है, प्लांट बजट भी होता है। जो नहीं होता है वो क्या है? कैश बजट। और साथ ही साथ सेल्स बजट भी इसका पार्ट नहीं होता है। क्या क्या इसका पार्ट नहीं होता है? ना कैश बजट होता है, ना ही सेल्स बजट पार्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का। सेल्स बजट जो है वो क्या होते हैं? फाउंडेशन होते हैं प्रोडक्शन बजट के। सेल्स बजट क्या होते हैं? सेल्स बजट जो है वो पार्ट किसके पार्ट होते हैं? तो ये पार्ट होते हैं प्रोडक्शन बजट के। क्या है? ये प्रोडक्शन बजट के फाउंडेशन है। क्या है? सेल्स बजट जो है वो फाउंडेशन होता है प्रोडक्शन बजट का। क्लियर है? सेल्स बजट इज़ द फाउंडेशन फॉर द प्रोडक्शन बजट। और भी बहुत तरह के बजटिंग होते हैं, जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट है, प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, कंस्ट्रक्शन अपर एक्सपेंडिचर कॉस्ट बजट, कैश बजट एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो ये और भी तरह के बजटिंग होते हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैश बजट। तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कितने तरह के बजट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का प्रोडक्शन बजट। सेकंड क्या है? प्रोडक्शन बजट। थर्ड हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फोर्थ में हो जाएगा ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। फिर आ जाएगा फिफ्थ में कैश बजट। सिक्स्थ है कंस्ट्रक्शन अपर एक्सपेंडिचर कॉस्ट बजट। तो ये और कुछ तरह के बजटिंग है जिसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ बजटिंग होते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डेटर दिया हुआ है। डेटर ₹40,000, बिल रिसीवेबल ₹20,000, क्रेडिट सेल ₹2,50,000, सेल्स रिटर्न ₹10,000, बिल्स पेबल ₹10,000। द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 2 मंथ्स, 3 मंथ, 4 मंथ, या फिर 5 मंथ। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है? तो हम लोगों के पास यहाँ दिया हुआ है डेटर जो कि है ₹40,000, बिल रिसीवेबल है 20,000, क्रेडिट सेल है ₹2,50,000, सेल्स रिटर्न है 10,000, बिल्स पेबल है 10,000। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड? 2 मंथ्स, 3 मंथ, या 4 मंथ, या फिर 5 मंथ्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फॉर्मूला होता क्या है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स
मल्टीप्लाइड बाय 12 क्या होता है, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने का। तो हम लोग का एवरेज डेटर निकालते हैं। सबसे पहले तो एवरेज डेटर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 40,000, और बिल रिसीवेबल हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, वो है 20,000। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर है नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल हम लोगों के पास कितना है, तो सेल्स हम लोग के पास कितना है, क्रेडिट सेल 2,50,000, 2,50,000। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे हमारा जो सेल्स रिटर्न है 10,000 का, उसको, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 60,000 डिवाइड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा, इधर 443। तो हम लोग के पास निकल के कितना आएगा, इसका राइट आंसर हो गया 3 मंथ। तो आप लोग इसको खुद से भी चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर निकल के आएगा 3 मंथ्स। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को डेटर को ऐड कर देना है, जो कि हो जाएगा 60,000। फिर जो हम लोग के पास दिया हुआ था सेल्स, तो सेल्स निकाल देंगे। तो 2,50,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 3 मंथ्स का आंसर। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। ऑप्शन नंबर ए, इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। It does not consider the time value of money. Option number C, does not consider the risk associated with the project. Option number D, it is very difficult to calculate. तो क्या होगा इसका राइट आंसर। Which of the following is not a feature of payback period method? तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं होता है पेबैक पीरियड मेथड का। इसमें से 3 जो है वो क्या होगा, फीचर होंगे पेबैक पीरियड मेथड के, लेकिन एक जो है वो फीचर नहीं होगा। तो आप लोगों को वो बताना है जो इसका फीचर नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे जा कर के और भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए ले करके आऊँ। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड भी एक वीडियो लेकर के आऊँ, जिससे आपका डाउट्स को क्लियर किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में कि आखिर इसका राइट आंसर होगा क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या है, ये तो फीचर है। इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी फीचर है। इट डज नॉट कंसिडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, ये भी फीचर होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, जी नहीं, ये फीचर नहीं होगा, क्योंकि पेबैक पीरियड को मेथड जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, इजी है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेबैक पीरियड मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो कैलकुलेशन वर्क होता है उसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following equates the present value of cash outflows and the present value of expected cash inflows from project? Option number A, net present value. Option number B, internal rate of return. Option number C, payback period. या option number D, accounting rate of return. तो क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या करता है, इक्वेट करता है प्रेजेंट वैल्यू को कैश आउटफ्लो का, और जो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज होते हैं उसका भी प्रेजेंट वैल्यू को वो इक्वेट करता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसिडर्ड इन कैपिटल बजटिंग।
Capital budgeting decisions are reversible in nature. Cash flows and accounting profits are different. An expansion decision is a capital budgeting decision. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा. The opportunity cost of an input is considered in capital budgeting. तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट तो क्या है, राइट है. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये थोड़ा सा डाउट है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट, ये भी सही है. फिर एन एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर. बल्कि क्या होगा इसका होना चाहिए राइट आंसर? इसका राइट आंसर ये होना चाहिए कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट इन नेचर होते हैं. क्या होते हैं? परमानेंट इन नेचर होते हैं, रिवर्सिबल वो नहीं होते हैं. क्लियर है? और जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो एक्सपेंशन डिसीजंस है वो किसके कैटेगरी में आता है? वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कैटेगरी में आता है. क्यों आता है? क्योंकि जो डिसीजंस लिया जाता है फर्म के एक्सपेंशन से वो क्या करता है, कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करता है. इसीलिए जो एक्सपेंशन डिसीजंस होते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आते हैं, क्योंकि वो कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करते हैं. क्लियर? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर. ये रिवर्सिबल नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इन कैपिटल बजटिंग? ऑप्शन नंबर ए अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, ऑप्शन नंबर बी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज, या ऑप्शन नंबर डी डिस्काउंट रेट. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग? अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज, या फिर डिस्काउंट रेट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्काउंट रेट. तो जो अमाउंट है कैश फ्लोज का, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. पर जो डिस्काउंट रेट होता है वो क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में उसको नोन नहीं किया जाता, इज़ नॉट नोन अंडर कैपिटल बजटिंग में. मतलब कि ये जो है अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है, या अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है, ये क्या है, ये सभी चीज़ नोन है. मतलब सभी चीज़ों क्या है, सभी चीज़ जानकार है, मतलब सभी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं एक तरह से कैपिटल बजटिंग में. पर डिस्काउंट रेट जो है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इज़ नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग बजट? ऑप्शन नंबर ए सेल्स बजट, ऑप्शन नंबर बी परचेज बजट, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्शन बजट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग बजट? तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग बजट से रिलेटेड होता है? सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होते हैं ऑपरेटिंग बजट से? तो सेल्स बजट होते हैं, परचेज बजट भी रिलेटेड होते हैं, और प्रोडक्शन बजट भी रिलेटेड होते हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव. तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग बजट के जिसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है. तो चलिए एक बार वो भी जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ और इन्वॉल्व होती है. तो सेल्स बजट है ही, परचेज बजट है ही, प्रोडक्शन बजट है ही. इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि लेबर बजट. क्या है? लेबर बजट. इसके बाद हो जाएगा ओवरहेड बजट. क्या है? ओवरहेड बजट. और फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट. और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग बजट के, पर ये क्या है, ये मेनली यूज्ड होते हैं. तो इसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी हो जाता है. क्या क्या है वो? सेल्स बजट है, परचेज बजट है, प्रोडक्शन बजट है, लेबर बजट है, ओवरहेड बजट है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट है. तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव. तो आज के लिए बस इतना ही. किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले. थैंक यू.